दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं जिसकी चपेट में पूरा भारत आता जा रहा है। जैसे आज हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, आज हमारा जो भारत का युवा है वो किस दिशा में जा रहा है। आज हम अपने कई हज़ार लाखों सालों पुरानी संस्कृति को खोते जा रहे हैं और जिन आदमियों ने हमको गुलाम बनाया है उनकी हम संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अंग्रेज़ी बोलना अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। अंग्रेज़ी में जो बोलते हैं, बात करते हैं। आजकल क्या होता जा रहा है कि पढ़े लिखे वो हो गए जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती है। टाई बांधने वाले जेंटलमैन हो गए। हमारी जो सभ्यता थी जिस पे हम जनेऊ बांधते थे, चोटी रखते थे, उनको तो बेवकूफ़ समझा जाने लगा, लेकिन जो टाई बांधते हैं उनको जेंटलमैन कहने लगे। ये जो भाषा में बदलाव और अंग्रेज़ी सभ्यता का हमारे हिंदुस्तान में जो मिलावट होती जा रही है वो हमारे देश को एक बहुत ही घातक मुकाम पर लेती जा रही है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, फिर भी हम उनके गुणों को, उनके आचरण को अपनाने में अपनी इज्जत समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम लगातार बिना सोचे समझे अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जैसे आप मैडम को देख लीजिए। मैडम शब्द ऐसा है, आप इसका अर्थ जानेंगे तो बड़ा ही घिनौना शब्द है। मैडम एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है MADAM। इसका मतलब MA का मतलब होता है फ्रांस में मेरी, और DAM यानी दाम यानी औरत, मेरी औरत। इसका मतलब होता है मेरी औरत, मैडम का। अगर हम किसी को रास्ते में किसी लड़की को मैडम बोल दें तो वो अपनी इज्जत समझती है। बताओ, वो अपनी इज्जत समझती है अगर मैडम बोल देते हैं। ऐसे ही सर की अंग्रेजी को उपाधि देते थे जिसका मतलब होता है जैसे जो मान लो 100 आदमियों को जो गुलाम बनाता है, 100 आदमियों पे अत्याचार करता है तो उसको सर की उपाधि देते थे। आज हम सर कहलवाने में अपनी इज्जत समझते हैं। जैसे मिसेज बोलते हैं कि नहीं वो मेरी मिसेज है, भाई वो मेरी मिसेज है। आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो मिसेज का मतलब होता है कि मेरी पत्नी को छोड़कर अन्य औरत है। मिस्टर का मतलब होता है मेरे पति को छोड़कर कोई दूसरा आदमी, और हम बड़े इज्जत से कहते हैं कि वो मेरी मिसेज है, जबकि वही बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, अंग्रेज़ों के अत्याचार तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम उनके आचरण में ढलते जा रहे हैं। जैसे एक 1919 में एक आया डायर नाम का अंग्रेज़, ये हमारा जो है अधिकारी बना अंग्रेजी शासन में। तो जनरल डायर ने क्या किया कि एक एक्ट ले आया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। इसका मतलब ये था कि जो हमारे अधिकार थे, जो हमारे देश के जो नागरिकों के सामान्य अधिकार थे, उसमें सारे अधिकार छीन लिए गए। तो इसकी जो है इस अधिकार को, इसके जो विरोध में जो भारत के जो नागरिक आए थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। कम से कम 3-4 हज़ार आदमी जलियांवाला बाग में, 3,000 के करीब आदमी इकट्ठा हुआ जलियांवाला बाग में, ताकि इस एक्ट का विरोध किया जा सके। लेकिन जनरल डायर को पता चला कि भाई हाँ, हमारे इस एक्ट के विरोध में 3,000 आदमी जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हैं। तो उसने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे वो अब जलियांवाला बाग में आप देखोगे कभी जाके अमृतसर में, तो वहाँ पे एक गेट है, निकलने के लिए एक गेट है और उसमें कुएं भी हैं। तो क्या हुआ कि वो पूरी फ़ौज को लेकर, जब उसको पता चला कि वहाँ पे आदमी इकट्ठे हुए हैं हमारे एक्ट के विरोध में, तो 1,000 आदमियों वो अपनी पूरी फ़ौज के साथ जलियांवाला बाग में पहुँच गया उनको मारने के लिए, और गेट के आगे तोप लगा दी। 15 मिनट में वहाँ सबको घेर लिया। और यदि कोई आप में से फौजी भाई होगा या कोई पुलिस वाला होगा, बड़े अच्छे से समझता है, उस समय जनरल डायर ने
15 मिनट में 1650 गोलियां चलाई, 1650 राउंड फायर करवाए और लगभग 3000 आदमियों को मार दिया। और उसके बाद जो वहाँ पे बचे हुए आदमी थे उनको ढूंढ के मारा। कुछ आदमी ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उस टाइम पे वो कुएं में छलांग मार दी और वो कुएं में गिर के उनकी डेथ हो गई। तो उस समय इस घटना को, पूरी घटना को एक लड़का देख रहा था जिसकी उम्र लगभग 9-10 साल थी, जिसका नाम था उधम सिंह। उस उधम सिंह ने, बस वो बचा था, उस उधम सिंह ने देखा कि पूरे परिवार को और पूरे इतने आदमियों को, 3000 आदमियों को मार दिया। और उसको, जनरल डायर को इस बात के लिए बहुत सम्मानित किया गया, उनकी संसद में जाके बहुत सम्मानित किया गया। उधम सिंह ने ये ठान ली कि मैं जनरल डायर को मारूंगा किसी भी हाल में। तो उसने क्या किया, गरीब परिवार था, उसने अमेरिका जाने के पैसे नहीं थे उस समय। पहले अमेरिका जाया जाता था, फिर इंग्लैंड जाया जाता था, तो उसके पास पैसे नहीं थे, अमेरिका कैसे जाए। तो उसने यहाँ पे भारत में कारपेंटर का काम किया, बढ़ई का, जिसको हम ये खाती का काम बोलते हैं, जैसे बेड बनाना होता है, कारपेंटर का काम, कुर्सियाँ बनाते हैं काठ की, कारपेंटर का काम किया। तब जाके वो वहाँ पहुँचा, अमेरिका पहुँचा। अमेरिका में फिर इंग्लैंड जाने के पैसे नहीं थे, उसने वहाँ किसी होटल में काम किया। फिर इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में जाके उसने पिस्तौल खरीदने के पैसे नहीं थे, कहीं काम किया, कहीं कुछ न कुछ किया, मजदूरी की, दिहाड़ी मजदूरी करके, और वो उसने पिस्तौल लेने के पैसे इकट्ठा कर लिए। और इस प्रोसीजर में उसको 21 साल लग गया, 21 साल। यह प्रोसीजर 21 सालों तक चलता रहा। और एक दिन जब जनरल डायर को, ये 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और 1940 में उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। जब जिस कॉन्फ्रेंस में उसको सम्मानित किया जा रहा था इंग्लैंड में जनरल डायर ने, तो उस समय बड़ी तारीफ़ें कर रहा था, बड़ी तालियां बज रही थी। तो उधम सिंह से बर्दाश्त नहीं हुई ये बात, तो उसने क्या किया, उसने उठा और पिस्तौल निकाली और उसको गोली मार दी, 3 गोलियां मार दी। तो मारने के बाद वो तुरंत मर गया। जो स्टेज पे जो उसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उनके हाथ कांपने लगे, वो डर गए। तो उधम सिंह ने कहा, भाई मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो इससे दुश्मनी थी, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरे को पकड़ो आके। उसने बड़े डरते डरते तीनों ने उनको, उधम सिंह को पकड़ लिया और उसको उनकी अदालत में पेश किया। जानते हो, अदालत में पेश करते ही जो वहाँ पे जज बैठा था, उसका सबसे पहला ये क्वेश्चन था कि भाई उधम सिंह, तुम्हारे पास तो मौका था, तुम भागे क्यों नहीं? तो बोला कि सर, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ आदमी कभी पीठ दिखा के नहीं भाग सकता। उसका दूसरा सवाल ये था कि यदि तुम भाग जाते तो तुम हजारों उधम सिंह पैदा कर सकते थे, तुम क्यों नहीं भागे? तो बोले कि जज साहब, आपकी मूर्खता है ये, जब आप मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे तो आप देखना, बिना कहे ही वहाँ पे 10,000, हिंदुस्तान में 10,000 उधम सिंह अपने आप पैदा हो जाएंगे। उसने ये कहा और बोला कि आपको मुझे लटकाने के लिए, फांसी पे लटकाने के लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो कोई काला कफन पहनाएगा फिर फांसी पे लटकाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही फांसी के तख्ते पर झूल जाऊंगा। तो जिस समय उसको फांसी पर ले जाया जा रहा था, तो उसने कहा कि भाई काला कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जल्लाद की ज़रूरत है कि जल्लाद आएगा मेरे को लटकाएगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो बस फांसी के तख्ते पर झूलना है, जो मेरा काम था वो कर दिया। तो वो 20-22 साल का लड़का, वो इसी कच्ची उम्र में उस लड़के ने फांसी इतने हंसते हंसते ली थी। और आज जिन के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया है, आज हम उनकी शिक्षाओं का कितना घोर अपमान कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज हम उसी अंग्रेज़ी शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं अंग्रेज़ों के। आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ये धाराएं हैं IPC, ये जितने भी जो हमारे भारतीय दंड संहिता है, ये आपको IPC
जब ये क्या नाम है उसका, मैकाले ने अपने पिताजी को एक लेटर लिखा 1818 में कि पिताजी, मैं एक ऐसा कानून ले आया हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा कानून ले आया हूँ जिससे भारतीयों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, वो भटकते रहेंगे। आपने कभी भी ये देखा होगा कि जो ये होते हैं, आप कभी भी कोर्ट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम केस डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों न्याय नहीं कर सकते, वो डिसाइड कर रहे हैं। बस फैसला और न्याय में फ़र्क होता है, क्योंकि जो न्याय तो धर्म और सत्य के आधार पे होता है, और जो फैसला होता है वो इसके आधार पे होता है, संविधान के आधार पे ये फैसला होता है। आपको पता आईपीसी से इंडियन पिनल कोड बनता है, और यह ऐसे का ऐसा ये आईपीसी आयरलैंड में भी है, सेम टू सेम, क्योंकि आयरलैंड अंग्रेज़ों का हज़ारों साल से गुलाम रहा है, तो वहाँ पे आईपीसी से आयरलैंड बनता है। आयरलैंड की स्पेलिंग आई से शुरू होती है, और आईपीसी से इंडियन पिनल कोड, वो जो आयरलैंड में कानून है वो आईपीसी इंडिया में थोप दी। कोई फ़र्क नहीं है, एक पॉइंट का, एक फुल स्टॉप का भी फ़र्क नहीं है। सबसे पहले भारत आज़ाद होते ही हमको ये करना चाहिए था, पहले अंग्रेजी शिक्षाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए था। बाद में हमको जो हमारी संस्कृति से जो मिला था हमको वो लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, हमने अंग्रेजी शिक्षा को ही आगे बढ़ाते गए हैं। दोस्तों बहुत दुख की बात है, मैं अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ों की नीतियों का बहुत खिलाफ हूँ इनके। आपसे निवेदन है कि हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, ना कि अंग्रेज़ों के पीछे चलने की आदत डालें। और ज़्यादा ना कहते हुए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।